गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं विकास कुमार और आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हमारा जो अंतिम क्वेश्चन था मोमबत्ती का जलना, काफ़ी बच्चों ने इसका जवाब सही दिया है। कुछ बच्चों के कॉल्स भी आए, उन्होंने भी इसका जवाब सही दिया है। प्यारे बच्चों, जिनको इसका आंसर नहीं पता था मैं उनको इसका आंसर बता देता हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले। और नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो हमारा कल का क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हो मोमबत्ती का जलना केमिकल चेंज होगा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है बच्चों, उसमें पदार्थ के समस्त गुण बदल जाते हैं। यानी कि जब इस परिवर्तन को किया जाता है तो पदार्थ अपनी पहले वाली कंडीशन में नहीं रहता, यानी पदार्थ के सभी गुण बदल जाते हैं। ऐसे ही स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मोमबत्ती का जलना। मान लीजिए आपके पास एक मोमबत्ती है, जब आप मोमबत्ती को जलाओगे तो मोमबत्ती जलकर पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, यानी कि वो ऊर्जा में बदल जाएगी, ऊष्मा प्रदान करेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। क्योंकि जब आप मोमबत्ती को जला दोगे तो पहले वाली मोमबत्ती आपको प्राप्त नहीं हो सकती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। और मोम का पिघलना, ये क्या होता है? फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि भाई मोम को आपने हल्का सा पिघाड़ा उष्मा देकर, आपने मोम को पूरी तरह नहीं जलाया। समझ रहे हो? यदि आप मोम को पूरी तरह जला दोगे तो तभी वो क्या होगा? केमिकल चेंज होगा, नहीं तो वो क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। क्योंकि मोम को पिघलाकर आप वापस उसको ठोस बना सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा इसका राइट आंसर। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक चेंज होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं बच्चों, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई पदार्थ हो, ठीक है, कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया कर ले, ठीक है, क्रिया करके ऐसा पदार्थ बना ले जिसके गुण दोनों पदार्थों से अलग अलग हों, इसी को बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाएं। आप समझ सकते हो प्यारे बच्चों, आपके पास चीनी है, पानी है और आपके पास चाय की पत्ती है ना। तो अब आपने इन सबको क्या कर दिया? गर्म कर दिया। ठीक है, आप दूध भी ले सकते हो, दूध भी ऐड कर सकते हो, तो ये क्या बना? चाय बना। ठीक है, क्या बनने वाली चाय के गुण चीनी के जैसे होंगे? नहीं। पानी जैसे होंगे? नहीं। दूध के जैसे भी नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हो, इसी तरह की क्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, या दो से अधिक पदार्थों को आपस में संयुक्त करने पर एक नया पदार्थ बनता है जिसके गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम केमिकल के हिसाब से बात करें बच्चों, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, एनसीईआरटी के बेस पर। यार बच्चों, हमारा मेन टारगेट एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी से हमें बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी का सिलेबस ही लगा हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल भी आप एनसीईआरटी के अनुसार ही देखोगे। प्यारे बच्चों, आपके सामने मैंने मैग्नीशियम ले लिया और मैग्नीशियम को आप वायु में गर्म करोगे। ठीक है, मैग्नीशियम को आप वायु में जलाओगे। ये मैग्नीशियम है जी। ठीक है प्यारे बच्चे, जो वायु है, जब कोई पदार्थ वायु में जलाया जाता है, आप याद रखिएगा, जब किसी भी पदार्थ को आप वायु में जलाओगे तो वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करेगा। आप समझ सकते हो, आग जब जलती है तो वायु की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। यानी जब आप मैग्नीशियम को जलाओगे तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्रिया करेगी। ठीक है, यदि आपको कोई कहे कि क्या होता है जब कोई पदार्थ वायु के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, तो वो पदार्थ ऑक्साइड बना लेगा। वो जो भी है अपना क्या बना लेगा? ऑक्साइड बना लेगा। अब आप देख पा रहे हो ये मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम को आपने वायु में गर्म कर दिया। वायु मतलब यहाँ ऑक्सीजन है।
तो प्यारे बच्चों ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आप नए हो, चिंता मत करिएगा, धीरे धीरे इन केमिकल रिएक्शन को आप सीख जाओगे। ठीक है, तो ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ एक समस्या और होती है हमारे साथ कि जो पदार्थ आपका बनता है, यानी कि जो भी आपके पास अणुओं की संख्या है, दोनों साइड हमेशा आपको बराबर इक्वल करनी होती है। तो इसमें आप क्या करोगे, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि यहाँ O2 है, यानी कि ऑक्सीजन के दो अणु, एक ऑक्सीजन ये हुआ, एक ऑक्सीजन ये हुआ। अब यहाँ जो दूसरी साइड में आपने लिया है केवल एक O है। अब आप ये समझ पा रहे हो कि क्या हम यहाँ 2 लिखें या हम यहाँ कुछ भी ना लिखे। प्यारे बच्चों, इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ता है कि हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO क्यों लिखा, यहाँ 2 क्यों नहीं लगाया। पहले मैं इसको बता दूं कि जो हमारा मैग्नीशियम है और यहाँ ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने यहाँ 2 लगा दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन इसको आप संतुलित भी करोगे। आप संतुलित करने के लिए क्या करोगे, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं तो भैया आप यहाँ 2 लगा दोगे। ठीक है, आपने ये 2 लगाया तो ये ऑक्सीजन के अणु पूरे हो गए। लेकिन अभी आपके सामने एक समस्या यहाँ और हो गई है, क्या, क्योंकि यहाँ जो मैग्नीशियम के अणु हैं, वो सॉरी 2 है, वो मैग्नीशियम के साथ भी काम करेगा और वो आपका ऑक्सीजन के साथ भी काम करेगा। तो यानी कि अब मैग्नीशियम के भी यहाँ 2 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आप मैग्नीशियम को भी इक्वल कर लोगे। इस तरीके से आपकी समीकरण जो है वो पूरी तरह क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये 2 यहां भी लिख सकते थे, तो वो रॉन्ग कैसे हो जाएगा। देखिए जरा प्यारे बच्चों, मैं नहीं चाहता कि 9th क्लास में आपने केमिस्ट्री को कितना सीखा था, कितना तैयार किया था, लेकिन आप यहाँ एक बात जरूर जान लीजिएगा, किसी भी केमिकल को जब आप रिएक्ट करते हो, ठीक है, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया को आप लिखते हो, समीकरण को लिखते हो, तो क्या करते हो, यहाँ आप देख पा रहे हो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO है, यहाँ 2 नहीं लगा सकते, 3 नहीं लगा सकते। अब ऐसा कैसे हो जाएगा, जरा सोचो, किसी भी पदार्थ में यहाँ 2 लगा होता है, किसी में 3 लगा होता है, ये कैसे होता होगा। तो चलिए हम थोड़ा डीपली बताते हैं इसको। प्यारे बच्चों, जो मैग्नीशियम होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर बोलते हैं जिसको। अब ये जो एटॉमिक नंबर है ये कितना होता है मैग्नीशियम का, 12। जब आप इसको क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिवाइड करोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ोगे। तो चलिए जान लेते हैं इसको। 2 8 8 और 2 कितने में 10 और 2 ये 12। प्यारे बच्चों, अष्टक जो नियम होता है हमारा वो ये कहता है कि बाह्यतम कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी ना तो 8 से कम होने चाहिए और ना ही 8 से ज्यादा होने चाहिए। अब ये जो 2 है ये क्या है, एक्स्ट्रा है, यानी कि ये फालतू है। आप समझ सकते हो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, यानी कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस आता है। मैग्नीशियम की संयोग करने की शक्ति संयोजकता कहलाती है। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री दुनिया में सबसे आसान सब्जेक्ट है, जान लीजिएगा। ठीक है, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी, 2। क्यों हुई 2, क्योंकि यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, फालतू है। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नीशियम की 2 संयोजकता हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 कहां जाएगा, इसके ऊपर लिखते हैं प्लस, मैग्नीशियम के ऊपर +2 होगा। अब चलिए ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, 8। तो चलिए इसको भी ऐसे ही तोड़ते हैं। 2 कितना आएगा, 6। भाई टोटल भी तो करना है ना, तो 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हो प्यारे बच्चों, अभी यहाँ 6 में 8 होने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कमी के लिए आप हमेशा माइनस यूज करोगे, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 आ जाएगा। यानी कि आप अगर 6 में 2 ऐड करोगे तो इसका जो अष्टक है वो पूरा हो जाएगा। अब ये जो 2 इसके पास फालतू थे, आप देख पा रहे हो,
मैग्नीशियम के पास 8 पूरे थे लेकिन 2 फालतू थे। अब ये 2 फालतू इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, यानी कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस प्लस चार्ज था और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज था। तो ये दोनों के दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत डीपली बता दिया, लेकिन आप हो सकता है इस चीज को ना समझ पाए हो, ठीक है, लेकिन विश्वास रखिएगा आगे चलकर हम इस तरह की अभिक्रियाओं को करना सीख जाएंगे। आप जो देख पा रहे हो प्यारे बच्चों, अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में उठे तो उसको लेकर शांत मत रहिएगा, उसको फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आप इसको पहले से जानते थे या नहीं, या आप इसको सीख नहीं पाए हो। प्यारे बच्चों, हमारा प्रयास रहेगा कि इस पर हम फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों हम चाहते हैं कि ये आपसे आना चाहिए और आप इसको कर सकते हो, बहुत आसान है। तो इसी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो है वो आपके सामने इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। कई बार बच्चों ऐसा होता है, ये भाई आपके पास Mg और MgCl2 लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्या है, मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम को आप क्लोरीन के साथ गर्म करना है, ठीक है। अभी हमने ऑक्सीजन यहां लिया था O2 और ये हमने MgO कर दिया था। अब यहां क्या हुआ, MgCl2 और वहां MgCl2 लगा दिया, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। भाई ऐसे कैसे हो गया? यहां भी 2 लगाना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको भी देखते हैं ये कैसे हुआ। प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैग्नीशियम के ऊपर की जो संयोजकता होगी वो 2 होगी, यानी कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर आपने क्या लिखा, 2 पॉजिटिव लिखा। अब चलिए क्लोरीन के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, जिसको आप परमाणु क्रमांक कहते हो, ये क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जब आप इसको अष्टक में तोड़ोगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ोगे, तो कैसे लिखा जाएगा? 2 8, ठीक है। टोटल करिए, 8 और 2 10, और हमें कितना करना है यहाँ 17। तो 17 करने के लिए आप डायरेक्ट 7 लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, हमारा नियम था कि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही पूरे होने चाहिए। अब भाई यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति कौन करेगा? मैग्नीशियम करेगा, समझ रहे हो ना। तो यानी कि क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है 8 होने में, तो इसीलिए आप इस सेल के ऊपर सिर्फ 1 ही माइनस लगाओगे, लेकिन आपको मैग्नीशियम के 2 पूरे करने हैं। अब 1 क्लोरीन और ले लेंगे हम, समझ पा रहे हो बच्चों? 2 8 7, यानी कि इस क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये मैग्नीशियम 1 तो दे देगा इसको और 1 दे देगा इसको, ठीक है। तो मैग्नीशियम के साथ क्रिया करने के लिए हमें 2 क्लोरीन चाहिए, तब जाकर मैग्नीशियम क्लोराइड ये बनेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, ठीक है। अब मैग्नीशियम के पास 1 और बचा, तो अब हमने दूसरा क्लोरीन लिया, दूसरे क्लोरीन को यहां, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब मैग्नीशियम के कुछ भी नहीं बचा, तो यानी कि 1 Cl ये 1 Cl ये, कितना Cl होगा? Cl2। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखकर आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन पर एक बार फिर से चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी अनुपात में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुण पहले वाले पदार्थों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं बच्चों, चलिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रासायनिक समीकरण।
केमिकल, ठीक है, इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन। प्यारे बच्चों, अभी आपने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जाना। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को, ठीक है, अंग्रेजी के कुछ शब्दों द्वारा, ठीक है, लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को कुछ शब्दों द्वारा, अंग्रेजी के कुछ अक्षरों द्वारा, ठीक है, गणित के कुछ अंकों द्वारा, प्लस माइनस द्वारा लिखा जाता है। इसको आप रासायनिक समीकरण कहते हो। भाई आपने मैथ तो पढ़ा होगा। ये 2x + y = 2, ये क्या है? समीकरण ही तो है ये। अब ये समीकरण है तो रासायनिक समीकरण क्या होगी? भाई सिंपल सी बात यही होगी ना। इसी तरह होगी, आपके पास मान लीजिए एक पदार्थ A है। क्या है आपके पास? एक पदार्थ A, और आपने B पदार्थ इसमें मिलाया। क्या मिलाया? B को इसमें ऐड किया या गर्म कर दिया। तो गर्म करने के बाद मान लीजिए इसका C बना, ये क्या हुआ? रासायनिक समीकरण हुई। अभी आपको मैंने बताया था कि जब अंग्रेजी के अक्षरों को या गणित के अक्षरों को, गणित के अक्षर देख पा रहे होंगे आप, =, है, प्लस है, और अंग्रेजी का भी अक्षर है ABC, ठीक है, को एक अभिक्रिया के रूप में लिखा जाता है। तो इन्हीं चीजों को आप रासायनिक समीकरण कहते हो। प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन बहुत आसान है। समीकरण का मतलब आप समझ ही गए होंगे, और रासायनिक का मतलब यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। इसका एग्जाम्पल अच्छा सा देख लेते हैं, बढ़िया सा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो फोकस है वो NCERT ही है, इससे बाहर आपको भी नहीं जाना है, ठीक है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास CH4 है और एक है आपके पास ऑक्सीजन, यानी कि जब आप मेथेन को वायु में गर्म करोगे तो क्या होगा, ठीक है। जब मेथेन को आप वायु में गर्म करोगे तो क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन के लिए मैंने आपको बताया था, जब आप किसी पदार्थ को जलाओगे तो वो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने का मतलब है प्यारे बच्चों कि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। अब ये क्या है आपके पास? मेथेन। प्यारे बच्चों, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं स्क्रीन पर किसी भी रासायनिक का सूत्र लिख रहा हूं, कभी CH4 कभी Mg, और हमें ये याद ही नहीं है। आप चिंता मत करिए, नेक्स्ट चैप्टर तक, ठीक है, पक्का ये आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसी सूची तैयार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उस सूची के अकॉर्डिंग आप सारे के सारे जो रासायनिक सूत्र है उनको सीख जाएंगे, ठीक है भाई। आप चिंता मत करिए, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा ऐसा ही होता है, तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन यकीन मानिए बच्चों, यदि ये आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर दोबारा ये आपके दिमाग में से निकलेगा भी नहीं, ठीक है। हार्ड नहीं है, बस आप ये समझिए कि कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, सभी सब्जेक्ट सिंपल है, आप कर सकते हो, करोगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। भाई मेथेन आप वायु में गर्म कर रहे हो तो क्या बनेगा? CO2। भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब यहाँ मेथेन के कितने हैं? 4 है, ठीक है, मेथेन के 4 अणु। अब मान लो आपने यहाँ, ठीक है, कितना निकाल दिया? 2, यानी कि आपके पास हाइड्रोजन निकल गया, ठीक। ये 2 आप यहाँ लगा सकते हो। यानी बच्चों ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यह मेथेन को जलाने पर जल बनता है तो आप यहाँ 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, ठीक है, आपने यहाँ क्या किया? कार्बन के कितने हैं? 1, तो कार्बन का 1 आ गया। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, लेकिन उधर कितने हैं? 2 और 1 3, आपको करने हैं पूरे, यानी कि इधर भी 3 ही होने चाहिए। भाई 2 और 1 3, तो इधर भी तो 3 होने चाहिए ना। तो अब आप क्या करोगे?
H के कितने हैं 4, उधर 2। प्यारे बच्चों आप यहाँ 2 लगा लोगे। अब हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4। जो संख्या नीचे लिखी होती है ऊपर वाले में उसकी गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये जो 2 है इसके साथ भी काम करेगा, तो ऑक्सीजन के कितने हैं 2 और 2 ये 4, और यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में प्यारे बच्चों बाहर निकल जाएगी, इसलिए इसको तीर का निशान लगाकर लिखेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बन गया आपका जल बन गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम्पल ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, हम इसको और बेहतर करने का प्रयास जरूर करेंगे। एक बात और है, जो मैटर इधर लिखे होते हैं उनको आप अभिकारक कहते हो। बच्चों ये बात ध्यान रखिए, हमेशा अभिकारक, जो पदार्थ इस साइड लिखे जाते हैं वे अभिकारक होते हैं। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेंगे उनको अभिकारक कहेंगे, और जो पदार्थ इधर बनेंगे उनको आप उत्पाद कहोगे, प्रोडक्ट कहोगे। जो पदार्थ नया बनेगा उसको आप उत्पाद कहोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को ठीक प्रकार से सीख पाए होंगे। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि ये आपकी समझ में आया है या नहीं। यदि आपके समझ में नहीं आता है तो हम इसको और बेहतर करने का कल की वीडियोज में प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।